हमें पता है कि हमारा जो शुक्राणु होता है वो एन टाइप का होता है और एक इंसान होता है वो टू एन टाइप का होता है। एक माता भी टू एन टाइप की होती है और उसका अंडाणु भी एक एन टाइप का होता है। अगर इसका हम सोचें तो एन और एन मिलता है और क्या बन जाता है टू एन, जो कि एक बच्चा है। पर सोचिए क्या हो अगर एक शुक्राणु जो दिखने में ऐसा होता है, जिसे किसने बनाया, एक पिता ने, जो कि एक शुक्राणु बना दिया, और एक माता ने क्या बना दिया, एक अंडाणु बना दिया। और सोचिए कि शुक्राणु खुद को कॉपी कर रहा है, जो कि स्वयं में क्या है एन, एक अंडाणु जो कि स्वयं में क्या है एन, और इन्होंने खुद को ही कॉपी करना शुरू कर दिया और एक मल्टी सेल्यूलर शुक्राणु बनता है, मल्टी सेल्यूलर शुक्राणु बन जाता है। अब ये है मल्टी सेल्यूलर, मगर इसके हर कोशिका है वो किस रूप में, एन रूप में। सोचिए एक मल्टी सेल्यूलर अंडाणु बनता है और है ये अंडाणु ही, पर इसके अंदर अनेकों कोशिका है और हर कोशिका क्या है अभी भी एन। तो इस मल्टी सेल्यूलर रूप को आप क्या मानोगे? अगर इसको हम पेरेंट माने, क्योंकि मल्टी सेल्यूलर है तो ये एक असल में जीव जैसा है, इसको हम पेरेंट्स माने तो हमें दो प्रकार के पेरेंट्स मिल जाते हैं। एक इंसान में पिता जो कि टूअन था, उसने पैदा किया स्पर्म, स्पर्म ने खुद को पैदा किया, और एक मल्टी सेल्यूलर एक स्पर्म जीव बन गया जो कि बहुकोश के जीव है, मगर हर कोशिका उसकी हेप्लॉइड टाइप की है, एन टाइप की है। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये इसके पेरेंट्स ए है और ये पेरेंट्स बी है। और फिर ये पेरेंट्स जो नए पेरेंट्स बने हैं, इन्होंने फिर से एन बनाया, एन थे, एन ने एन ही बना सकता है, इससे ज़्यादा ये क्या कर सकता है। और इस मल्टी सेल्यूलर अंडे ने भी फिर से एक नया एन बनाया और ये दोनों एन मिले और फिर से टू एन बना। टू एन से टू एन पहुँचने में हमें बीच में एक पेरेंट्स एक्स्ट्रा मिल गए, हमें एक नई पीढ़ी मिल गई जो कि असल में खुद में एन है। तो इसका मतलब हमने दो प्रकार की पीढ़ी प्राप्त कर ली। जो पहली पीढ़ी थी, जो पहले पिता थे, इसको हम मान लेते हैं पहली पीढ़ी, और ये टू एन थी, और टू एनों ने एक बीच में नई पीढ़ी बना डाली जो कि असल में क्या है एन, और एन से फिर से हमें एक पीढ़ी मिलती है टू एन। इसका मतलब टू एन से टू एन तक पहुंचने में हमें कुल दो पीढ़ियाँ लग जाती है, मगर ये पीढ़ी टू एन से एन, फिर एन से टू एन टू एन से वापस एन प्रकार की पीढ़ी मिलती है। और इस प्रकार के सीक्वेंस को हम कहते हैं पीढ़ी रूपांतरण, और ये इंसानों में नहीं पाया जाता, ये हमारे खुशकिस्मती है। वरना लोग कहते हैं कि दो पिता की संतानें हैं, एक शुरू में और एक बीच में। हमारे शुक्राणु होते हैं ये सिंगल सेल होते हैं और सिंगल सेल्यूलर ही रहते हैं। हमारी माता से हमें जो अंडा मिलता है वो भी सिंगल सेल होता है और सिंगल सेल्यूलर ही होता है, रहता है। वो बीच में स्वयं को कॉपी करके मल्टी सेल्यूलर नहीं बनता। मगर पेड़ों में ये होता है। पेड़ों में नॉर्मली क्या होता है, तो पेड़ों में अगर पेड़ शुरुआत में टू एन है तो उसने क्या बनाया, एक एन बनाया, और ये एन खुद को कॉपी करके मल्टी सेल्यूलर एन बना लेता है और फिर से इससे एन बनता है। वैसे ही एक फीमेल में भी होगा, फीमेल पेड़, ये जैसे सेम पेड़ पे फीमेल पार्ट हो चाहे अलग फीमेल पेड़ हो, टू एन है और इसने एन बनाया, एन ने खुद को कॉपी किया और एक मल्टी सेल्यूलर एन बना दिया, और फिर अंत में फिर से एन बना, और ये एन और एन मिलके टू एन बना रहे हैं। हमें इसमें क्या क्या प्रोसेस देखने को मिली, तो एक इंसान की प्रोसेस से आप इसका या इस प्रोसेस से याद कर सकते हो। शुरू में हमारे पास एक डिप्लॉइड था, डिप्लॉइड से एप्लॉइड बना, एप्लॉइड से मल्टी सेल्यूलर एप्लॉइड बना, एप्लॉइड है मगर क्या है मल्टी सेल्यूलर, और फिर इससे वापस एप्लॉइड बना, और फिर इस एक एप्लॉइड जो कि मेल से प्राप्त हुआ है, इससे एक फीमेल से आने वाला एक और एप्लॉइड मिलता है और हमें एक टू एन प्रकार का नया जीव मिल जाता है जो कि फिर से क्या है डिप्लॉइड है। ये शुरुआती पीढ़ी जैसा ही है, इसलिए इसका जिक्र हम नहीं करते, रिपीट हो गया, बच्चा बन गया ये। तो डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड से एप्लॉइड, एप्लॉइड से फिर से एप्लॉइड, फिर से एप्लॉइड से डिप्लॉइड। जो मल्टी सेल्यूलर एप्लॉइड है इसी को ये मानते हैं कि ये दूसरी पीढ़ी है, इसको हम मानते हैं पीढ़ी बी, तो नाम दे देते हैं। इस शुरुआती एप्लॉइड को नहीं मानते क्योंकि ये तो नॉर्मल कंडीशन है कि एक पिता है वो एक कोशिकीय शुक्राणु तो देगा ही देगा। कंडीशन अब नॉर्मल या असामान्य तब होती है जब शुक्राणु खुद को कॉपी करके मल्टी सेल्यूलर शुक्राणु बन जाते हैं। हालांकि उनके जो क्रोमोसोम होते हैं वो अभी भी उनके अंदर एन टाइप ही है, एक एक कॉपी ही है हर क्रोमोसोम की, तो हम कह सकते हैं एन टाइप का क्रोमोसोम है। और मल्टी सेल्यूलर है तो उसको हम एक नया जीव मानते हैं। तो ये जो शुरुआत में डिप्लॉइड है इसको हम मानते हैं पी डी ए, और जो यहाँ पे जो मल्टी सेल्यूलर एप्लॉइड बना है उसको हम मानते हैं पी डी बी,
और इस सिद्धांत को हम बोलते हैं पीडी का रूपांतरण। अंग्रेजी में इसे कहते हैं पीडी रूपांतरण, अंग्रेजी में इसे कहते हैं अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। इस पे अगर प्रश्न आ जाए तो प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको इंसान वाला ट्रिक हमेशा याद रखना है और फिर हम नाम देना शुरू करेंगे। नाम ही महत्वपूर्ण है पहचान करने के लिए, मगर इंसान वाली पीढ़ी बनाकर ही हम नाम देंगे। हालांकि वो होता पेड़ों में है, पर हम इंसान वाला उदाहरण लेकर ही याद रखेंगे। एक मेल है पिता जो कि 2n टाइप का है, और इसने एक n बनाया जो कि शुक्राणु है। इसको हम बोलते हैं पिता। पिता ने क्या बनाया? शुक्राणु। इस शुक्राणु से क्या बना? मल्टीसेल्युलर n। तो इसको हम कह देते हैं बहुकोशिकीय शुक्राणु। इसी को हम सेकंड पीडी मानते हैं। और फिर से इससे क्या बन गया? n। और फिर सेम यही प्रक्रिया माता में होगी और एक वहाँ से भी n आएगा जो कि हम लिख नहीं रहे, और वो मिलके वापस क्या बना देंगे? 2n। ये पिता की तरफ से n है और एक माता की तरफ से भी n आएगा, और क्योंकि उसमें भी सेम प्रक्रिया चल रही होती है तो 2n बन जाता है। तो ये शुरुआती पीढ़ी है। अब इस शुरुआती 2n को हम बोलते हैं डिप्लॉयड कंडीशन, जिसमें एक पिता होता है, उसके शरीर में डीएनए के 2 कॉपी होती है, एक पिता से आती है एक माता से आती है, तो इसलिए उसके शरीर को हम 2n कहते हैं। जबकि जब वो शुक्राणु बनाता है तब वो दोनों में से एक ही कॉपी को मिक्स करके आगे भेजता है, पर कॉपी एक ही जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं शुक्राणु, और उसमें डीएनए की एक ही कॉपी होती है और जिसको हम n कहते हैं, और वो एक कोशिक होता है। नॉर्मल कंडीशन में बहुकोशिक नहीं बनता, मगर पेड़ों में बनता है। उदाहरण हम इंसान का ले रहे हैं पर बात हम पेड़ों की कर रहे हैं। क्या ध्यान रखना है इसमें? ध्यान ये रखना है कि शुरुआत ने हमने कहाँ से की? तो शुरुआत हमने 2n से की, जिसे हम बोलते हैं डिप्लॉयड। तो शुरुआत हमने डिप्लॉयड से की, और बीच में हमने एक नई पीढ़ी देखी जो खुद में क्या है? नई पीढ़ी हम इसको मानते हैं बहुकोशिक को, जो खुद में क्या है? हैप्लॉइड। तो इसका मतलब पीढ़ी रूपांतरण सिद्धांत है वो असल में किस चीज़ का नाम है? वो 2 पीढ़ियों की बात करता है। किस प्रकार की 2 पीढ़ियाँ? 2n और n। अगर इंसानों में होते तो हम 2 प्रकार के इंसान देखते फिर। एक बहुकोशिकीय शुक्राणु जो कि स्वयं में एक तरह का जीव है, तो हम कहते हैं कि वो एक अलग पीढ़ी है, और एक बहुकोशिकीय मनुष्य है सामान्य जो कि फिर से 2n होता, तो उसको हम बोलते हैं कि वो एक अलग पीढ़ी है। तो 2n हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में कन्वर्जन लाइफ में किसी भी जीव द्वारा एक बार हैप्लॉइड और एक बार डिप्लॉइड अलग अलग रूप में पाया जाना क्या कहलाता है? पीढ़ी रूपांतरण। और ये सामान्यतः मनुष्यों में नहीं मिलता, ये सिर्फ पादपों में मिलता है। हम एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ मनुष्य ले रहे हैं। जो डिप्लॉइड होता है ये मल्टीसेलुलर होता है, और हैप्लॉइड होता है ये भी मल्टीसेलुलर होता है, ये भी ध्यान रखोगे। यही महत्वपूर्ण है कि नॉर्मल अगर शुक्राणु एक कोशिक रहता तो हम पीढ़ी रूपांतरण नहीं देखते, पर शुक्राणु ने खुद को कॉपी किया तो उसको हम नई पीढ़ी मानते हैं, तो हम इसको पीढ़ी रूपांतरण कहते हैं। तो पहला इसका सिद्धांत का जो मेन बात है वो ये है। फिर क्या ध्यान रखोगे कि n से अगर दूध माता से आने वाला सीधा n मिल जाता तो नया बच्चा मिल जाता, पर n ने एक्स्ट्रा स्टेप क्या कॉपी किया यहाँ पे कि शुक्राणु ने खुद को कॉपी करके मल्टी सेलुलर शुक्राणु बनाया। तो इसका मतलब शुक्राणु ने खुद को कॉपी किया, n से क्या बनाया? मल्टी सेलुलर n। तो मल्टी सेलुलर n बनता है, n से ही n बनता है। तो ये भी नियम ध्यान रखोगे कि समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन 2 प्रकार के विभाजन होते हैं, समसूत्री और अर्धसूत्री। जिसमें अगर समसूत्री विभाजन होता है तो 2n से 2n ही बनता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है 2n से n बनता है। यहाँ तक तो सबने पढ़ा है कि समसूत्री में 2n से 2n, अर्धसूत्री में 2n से n बनता है, पर ध्यान रखोगे n से भी n बनता है, तो इसको भी समसूत्री विभाजन ही कहते हैं। इसका मतलब समसूत्री में 2n से 2n बन सकता है या n से n बन सकता है, तो ये भी ध्यान रखोगे। पीढ़ी रूपांतरण में बीच में क्या मिलता है? क्या मिलता है? समसूत्री विभाजन मिलता है। तत्काल अर्धसूत्री विभाजन होने की जगह में क्या मिलता है? n शुक्राणु से मल्टीसेलुलर n शुक्राणु बना है, यानी इसके बीच में एक एक्स्ट्रा स्टेप कॉपी हुआ है, n से n बनना, और n से n बनना क्या कहलाता है? समसूत्री विभाजन। तो ये ध्यान रखोगे बीच में कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन। हालांकि डिप्लॉइड 2n से n मिलता है तो यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होता है, मगर यहाँ पे कौन सा विभाजन हो रहा है? समसूत्री विभाजन। हम सिर्फ एक्स्ट्रा स्टेप की बात कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा स्टेप इसमें क्या है? समसूत्री विभाजन। तो पेपर में एक लाइन किताब में लिखी आती है, बस इस लाइन को आप पेपर में पकड़ लीजिए, मैं सिर्फ पेपर की दृष्टि से बता रहा हूँ। ये लाइन इस हिसाब से है कि तत्काल अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता
की जगह क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। तत्काल अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। बस ये लाइन पकड़ लीजिए। हम इसको डिटेल में अगर पढ़ें तो फिर कभी पढ़ेंगे, क्योंकि समय एग्जाम के लिए कम है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि n किस्म का शुक्राणु है और वो कॉपी करके खुद को ही n किस्म का बना रहे हैं, और n से n बनना समसूत्री कहलाता है। n से n समसूत्री, 2n से 2n समसूत्री, और 2n से n अर्धसूत्री। तो इसके अंदर इतनी चीज़ें हैं। एक स्टेप ये है, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है अब तक हमने देखा। इसमें एक तो ये महत्वपूर्ण है कि बहुकोशिक बनती है, बीच में एक नया पीढ़ी बनती है, वो खुद में क्या होती है, बहुकोशिक। तो एक तो ये शब्द इम्पोर्टेंट है, बहुकोशिक। एक ये इम्पोर्टेंट है कि बीच में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, समसूत्री विभाजन होता है एक्स्ट्रा स्टेप के तौर पे। और एक इसमें क्या ध्यान रखोगे आप कि इनका नाम भी है। अगर 2n प्रकार का पादप है तो उसको हम कहते हैं बीजाणुविद, और n टाइप की जो बीच में पीढ़ी मिलती है बहुकोशिकीय शुक्राणु के रूप में हम कह सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं युग्मकविद। याद क्या रखोगे कि अगर बॉडी 2n है, 2n वाली पीढ़ी को हम, जैसे इस पीढ़ी को, शुरुआती पीढ़ी को, इसमें दो पीढ़ियाँ मिल गई हमें, एक 2n और एक ये n, तो 2n वाली पीढ़ी को हम बोलते हैं बीजाणुविद, और जो n वाली पीढ़ी होती है इसको हम कहते हैं युग्मकोविद। ट्रिक भी है इसकी, आप याद रखना चाहो तो। अगर आपने ये दो शब्द याद रखा हो, नरयुग्मक क्या होता है, नरयुग्मक शुक्राणु, नरयुग्मक क्या होता है शुक्राणु, और मध्य युग्मक क्या होता है अंडाणु। तो युग्मक क्या होता है इसमें, नरयुग्मक शुक्राणु, शुक्राणु क्या होता है n, इसका मतलब n बॉडी वाला जो बहुकोशिक शुक्राणु है उसको भी हम क्या बोलते हैं, युग्मकोविद कहते हैं। ये भी इसमें ध्यान रखोगे। हालांकि ये नाम का सही ओरिजिन नहीं है, ये जो ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। तो अगर कोई पूछ ले कि पेड़ ने बीच में दो लाइफ में दो पीढ़ियाँ प्राप्त की है, कौन कौन सी, एक बीजाणुविद की, एक युग्मकोविद की, एक एप्लॉइड एक डिप्लॉइड, प्राप्त दोनों ही करेगा। लंबी कौन चलती है, ज़्यादा कौन दिखती है, इसके आधार पर हम कहते हैं कि कौन सी प्रभावी है। तो कौन सी प्रभावी है ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंसान में एक पूरा मनुष्य होता है, वो पूरी लाइफ में 2n रहता है, और जनन के समय ही वो n प्रकार के अंडाणु या शुक्राणु बनाता है। पेड़ों के पास दोनों ऑप्शन होते हैं। कुछ पेड़ जो शुरुआत n से करते हैं और बीच में एक बार के लिए 2n बनाते हैं, और कुछ पेड़ जो शुरुआत 2n से करते हैं और बीच में एक बार के लिए n बनाता है। तो मनुष्य शुरुआत हमेशा 2n से करता है, पिता शुरुआत हमेशा 2n से करता है, उसका पूरा शरीर 2n होता है। पेड़ों के पास दोनों ऑप्शन होते हैं, वो n से भी शुरू कर सकता है, 2n से भी शुरू कर सकता है। कौन n से शुरू करेगा, कौन 2n से शुरू करेगा, तो इसको देखना है। तो आपको पादपों के पाँचों वर्गीकरण पता होना चाहिए। पादप के 5 वर्गीकरण ये होते हैं, देखो, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इसमें शैवाल होते हैं, इनकी लाइफ n से शुरू होती है। इसको हम कहते हैं हेप्लॉइड प्रकार के पादप होते हैं। इनकी जो डोमिनेंट जो शरीर होता है हेप्लॉइड होता है, और आपको जो भी शैवाल दिखेगा वो n ही मिलेगा, बस वो जनन किस्म में एक बार 2n के रूप में आता है, ये भी n होता है। और ये इसी क्रम में याद रखोगे तो आपको सिंपली याद है रह जाएंगे। फिर क्या याद रखोगे कि शैवाल होता है, ये इसकी मेन प्लांट बॉडी n होती है, और ये लाइफ में एक बार 2n के रूप में जाता है। अब चूंकि मेन प्लांट बॉडी n है, एप्लॉइड है, और एप्लॉइड है मतलब n है, और n को ही हम क्या बोलते हैं, युग्मकोविद। तो हिंदी में बोलें तो मेन प्लांट बॉडी युग्मकोविद है, ये बीच में एक बार के लिए 2n के रूप में जाकर आता है। ब्रायोफाइटा में भी यही कंडीशन है, शुरुआत ये n से करता है, बीच में एक बार के लिए 2n के रूप में जाकर आता है। बाकी टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म होते हैं, जो सामान्य नीम पेड़ वगैरह होते हैं, ये पूरी बॉडी 2n ही होती है, और ये लाइफ में एक बार n के रूप में एक नई पीढ़ी प्राप्त करते हैं बीच में, जिसको हम कहते हैं बीजाणु युग्मकोविद। तो इनकी टेरिडोफाइटा, इन सब की कौन सी पीढ़ी मजबूत होती है, हिंदी में बोलें तो कौन सी डोमिनेट होती है, तो 2n वाली को हम बोलते हैं बीजाणुविद। तो इनकी मेन प्लांट बॉडी होती है वो बीजाणुविद होती है, तो इसको हम कहते हैं कि डिप्लॉइड या बीजाणुविद इनकी प्रभावी अवस्था है। और शैवाल और ब्रायोफाइटा में युग्मकोविद या हेप्लॉइड, ये दोनों शब्द महत्वपूर्ण है। पेपर में ध्यान रखोगे, युग्मकोविद शब्द भी लिखा आ सकता है, आपको ढूंढने से भी उत्तर नहीं मिलेगा, कन्फ्यूज हो जाओगे 100%। तो याद क्या रखना है कि n होता है, उसका नाम ही युग्मकोविद है,
और अगर आपको याद रखना है तो एन एन रखो, पर नाम हिंदी पता होना चाहिए। युग्मकोविद, युग्मकोविद, बीजाणुविद, बीजाणुविद, बीजाणुविद। याद ना रहे तो बी शब्द से याद रखो, बी यानी बाई, बाई यानी दो, दो से दो वन, ये भी ट्रिक याद रख सकते हो। तो दो वन वाले शरीर को हम बीजाणुविद कहते हैं। क्या क्या ध्यान रखने हैं आपको इसमें कि सिद्धांत का नाम है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। समरी कर लेते हैं एक बार के लिए। तो समरी है सिद्धांत का नाम, हिंदी में पीढ़ी एकांतरण, अंग्रेजी में अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। देखने को क्या मिलता है कि पादप लाइफ में दो रूप में होता है, एक बार एप्लॉइड और एक बार डिप्लॉइड। अगर वो शुरुआत एप्लॉइड से करता है तो वो बीच में एक बार डिप्लॉइड बनकर दिखता है। अगर शुरुआत डिप्लॉइड से करता है तो बीच बार एक बार एप्लॉइड बनकर दिखता है। कौन डिप्लॉइड से करता है, कौन एप्लॉइड से करता है, तो इसके लिए हमें सारणी बनानी पड़ेगी। हमारे पास होता है शैवाल पादपों में, फिर आते हैं हमारे पास ब्रायोफाइटा, फिर आता है टेरिडोफाइटा, फिर आता है जिम्नोस्पर्म, फिर आता है एंजियोस्पर्म, इनकी जो शुरुआती अवस्था होती है वो क्या होती है, एन ब्रायोफाइटा की होती है, एन टेरिडोफाइटा की होती है, 2-1 जिम्नोस्पर्म की, 2-1 एंजियोस्पर्म की, 2-1। इसका मतलब है कि अगर आपने कहीं पे कोई शैवाल देखा है तो इसका मतलब उसकी बॉडी एन है, आपने कहीं पे ब्रायोफाइटा देखा है तो इसका मतलब उसकी बॉडी एन है। टेरिडोफाइटा देखा है, अगर आपको दिख गया इसका मतलब उसका शरीर बड़ा है, और बड़ा शरीर है तो इसका मतलब 2N है। सीधी सी बात है, जो आपको ज़्यादा दिखता है, जिस रूप में वो ज़्यादा मिलता है, वो उसकी मेन प्लांट बॉडी माने जाते हैं। हिंदी में इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे युग्मकोविद, इसको हम बोलेंगे युग्मकोविद, इसको हम बोलेंगे बीजाणुविद, इसको हम बोलेंगे बीजाणुविद, इसको हम बोलेंगे बीजाणुविद। एक चीज़ और भी एक्स्ट्रा याद रख सकते हो जो इस थ्योरी से संबंधित नहीं है। पहले हम थ्योरी से संबंधित नोट लिख लेते हैं, जो कि इस सारणी में नहीं लिखा जा सकता मगर प्रश्न बनता है। पहला कि बीच में जो एक्स्ट्रा पीढ़ी बनती है वो किसकी वजह से बनती है। अगर हम शुक्राणु वाली उदाहरण से याद करें तो शुक्राणु एक कोशिकीय होता है और वो खुद एक कोशिकीय से पूरा मल्टी सेलुलर बना लेता है। तो एक शब्द क्या है कि चाहे युग्मकोविदो चाहे बीजाणुविदो दोनों ही क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर। अगर स्पर्म एक कोशिक है और एक कोशिकीय रहता तो बीच में कोई पीढ़ी नहीं बनती, वो बहुकोशिक बना इसलिए पीढ़ी बनी। तो युग्मकोविद और बीजाणुविद क्या होते हैं, बहुकोशिक होते हैं। इसमें एक अपवाद है, क्लेम माइडोमोनास है, वो इसका अपवाद है क्योंकि वो उसकी पूरी लाइफ ही सिंगल सेल होती है, तो उसमें कहीं बहुकोशिक वाला सिस्टम ही नहीं होता क्योंकि वो जीवन भर सिंगल कोशिक रहता है। वो शैवाल है एक क्लेमाइडोमोनास, और वो अपवाद है और हम कई बार कहते हैं कि उसमें ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं पाया जाता। दूसरा नोट करने वाली बात क्या है कि एक स्पर्म था और उसने खुद को कॉपी किया, जो एन था, एन ने खुद को कॉपी करके एन बना लिया। तो कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री, और कौन सा नहीं होता, अर्धसूत्री। तो क्या याद रखोगे, तत्काल अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता जबकि समसूत्री विभाजन होता है। ये भी एक नोट्स में लिखने वाली चीज़ है। फिर एक्स्ट्रा चीज़ जो इन पांचों वर्गीकरण के आधार पे बता देता हूँ मैं। शैवाल होता है, ये जलीय जीव है। ब्रायोफाइटा होता है, ये उभयचर है, इसको हम प्लांट जगत का उभयचर कहते हैं, यानी ये पानी से बाहर उग सकता है पर इसको जनन के लिए पानी चाहिए। टेरिडोफाइटा स्थलीय है और इसको पहला स्थलीय पादप माना जाता है। ये नोट करने वाली बात है, पादप जगत का उभयचर, ये प्रश्न आता है किसको माना जाता है। और ये शैवाल है, ये 100% जलीय होते हैं। और टेरिडोफाइटा होता है, ये स्थलीय होता है, हालांकि इनको भी जनन के लिए पानी चाहिए, पर पौधा जमीन पर उग सकता है और इसमें जड़ पाई जाती है। तो इसमें क्या पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि ये पानी बिना जिंदा तो रह ही सकता है,
ये ब्रायोफाइटा होता है, ये पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते। हालांकि स्थल पर उग सकते हैं, स्थल पे, मगर पानी होना चाहिए, बस पानी तालाब की तरह ना हो, नमी होनी चाहिए। टेरिडोफाइटा के लिए जिंदा रहने के लिए नमी जरूरी नहीं है, प्रजनन के लिए यानी अगली वाली पीढ़ी बनाने के लिए इनको पानी चाहिए। और ये इनको किसी भी सूरत में पानी नहीं चाहिए जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म को, तो हम कह सकते हैं कि ये फिर आगे स्थलीय है। प्रश्न क्या क्या आता है कि पांचों में पहला कौन सा रूप है जहाँ पे आपको जाइलम और फ्लोएम मिलते हैं, जड़ मिलती है, असली जड़। तो असली जड़ आपको टेरिडोफाइटा में मिलती है। ब्रायोफाइटा में जड़ जैसी चीज़ होती है पर वो जड़ नहीं होती, शिवाल में जड़ जैसी चीज़ भी नहीं होती। तो ये आपको याद रखना है। ये एक एक लाइन खुद में प्रश्न है, ये सारणी खुद में एक प्रश्न है। ब्रायोफाइटा जो पादप जगत का उभयचर कहलाता है, जनन के लिए पानी चाहिए, सामान्यतः पानी नहीं चाहिए। शैवाल नहीं, इसको दोनों में पानी चाहिए, पर ज़मीन पर भी पानी मिलेगा तो चलेगा। शैवाल जलीय है, टेरिडोफाइटा स्थलीय है, इसमें जड़ होती है। जिम्नोस्पर्म, इनमें ये जाइलम फ्लोएम तो होंगे ही, ऊपर वाले में है तो। और ये सारणी बना लीजिए, और ये इतना ही इसका नोट्स है। फिर एक और नोट्स है जहाँ से सेकंड ग्रेड में प्रश्न आता है, वो भी इसमें ऐड कर देता हूँ। इस तरह से पादप का वर्गीकरण खत्म हो जाएगा। शैवाल 3 प्रकार के होते हैं, हरे, भूरे और लाल शैवाल। ब्रायोफाइटा होते हैं, इसमें 2 ही उदाहरण आते हैं, मोस और लीवरवर्ट का। लीवरवर्ट। टेरिडोफाइटा में फर्न आते हैं, और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में जो पादप आते हैं वो हम जब इस टॉपिक को करेंगे तो एंजियोस्पर्म में, हालांकि इनमें आप बस याद रख सकते हो कि नंगे बीज वाले पादप आते हैं, जिनके बीज है वो कोई खोल में नहीं होते। और एंजियोस्पर्म ये बीज वाले पादप होते हैं, नंगे बीज नहीं होते इनमें, इनमें खोल युक्त बीज होते हैं। क्या लिखें, कुछ भी लिख दो, आप समझ जाओ बस इस चीज़ को। आज के लिए बस इतना ही।